ये आकाशवाणी दिल्ली है। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्य की। श्रोताओं, हाल ही युवा कवि और संपादक श्री सुरजीत मान जलैया सिंह के संपादन में एक गजल संग्रह सामने आया है। दस्तूर गजल का कहता है। पाठक को शिकायत लेखक से क्रम में आइए सुनते हैं इस गजल संग्रह पर समीक्षात्मक चर्चा का संचालन कर रही हैं वरिष्ठ गजलकार डॉक्टर कविता विकास। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। 27 सितंबर को हम हिंदी गजल के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर दुष्यंत कुमार जी, उनका जन्मदिन मना रहे हैं। तो आज का ये साहित्यिक कार्यक्रम उनको ही समर्पित है। दस्तूर गजल का कहता है, आखिर क्या कहता है? क्या यह एक परंपरावादी लीक पर चलते रहने की हिदायत देता है या इससे इतर एक नई रिवायत पैदा करता है? आज इस चर्चा केंद्र में न तो हमारे पास इस किताब के प्रकाशक हैं, न ही संपादक हैं। हमारी चर्चा उन तक पहुँचे, यही कामना करते हुए आइए मैं आज के अपने अतिथियों का परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं श्री नरेश शांडिल्य जी, वरिष्ठ गजलकार हैं, समीक्षक और लेखक हैं। हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है लिखना। साथ में हैं डॉक्टर कृष्णा शर्मा दामिनी जी, जो एक बतौर पाठक आज वो इस चर्चा में अपने विचार रखेंगी। साथ में वो स्वयं भी गजलकार हैं, उर्दू में तालीम लिया है इन्होंने, और वरिष्ठ गजलकार और समीक्षक जिन्होंने अभी आलोचना पर बहुत अच्छा काम भी किया है, श्री विजय स्वर्णकार जी उपस्थित हैं। आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है। इस साझा गजल संग्रह में सुरजीत मान जलैया सिंह, जो इस किताब के संपादक हैं, उन्होंने 3 पीढ़ियों को एक साथ समेटा है। पहली पीढ़ी को हम गजल के जनक कह सकते हैं, जिन्होंने बुनियाद रखी, और इसके बाद एक युवा गजलकार का समय आया है, जिनके तेवर बिल्कुल अलग हैं। नरेश जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि इन 3 पीढ़ियों में सामंजस्य बिठाने की कोशिश में संपादक जी कहाँ तक सफल हुए हैं? सुरजीत जी पहले भी संपादन का इनको अनुभव रहा है। ये एक साहित्यिक पत्रिका भी चलाते हैं, साहित्य रत्न नाम से, और भी अन्य पत्रिकाओं से इनका जुड़ाव रहा है। तो संपादन करना एक कला है और कुछ अनुभव तो उनको है ही, और खुद गजल भी लिखते हैं, तो गजलों की किताब का संपादन करने के लिए वो सक्षम है, मैं समझता हूँ। बेशक। मेरा दूसरा सवाल दामिनी जी आपसे है जी। गजलें गजाल से निकलकर जीवन में प्रवेश कर गई हैं जी। दुष्यंत जी की परंपरा थोड़ी टूटती हुई दिखाई देती है, या यूं कहें कि इसमें एक परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है। इसमें विमर्श है, समस्याएं हैं, संघर्ष है। आप इसे कितना अलग मानती हैं, कितना सही मानती हैं? दुष्यंत के एक शेर से मैं अपनी बात को मुकम्मल करना चाहूंगी कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग लगनी चाहिए। गज़लों के ज़रिए बहुत इनकलाब आए हैं और आने वाली युवा पीढ़ियों को बहुत कुछ सीखने को भी मिला है, और आज के वक्त में हर नए पहलू से, नए जाविये से शेर कहे जा रहे हैं। ये परंपरा शुरू किसने की? आप देखिए दुष्यंत साहब की गज़लों को, कितने राजनीतिक व्यंग्य किए हैं अपनी साई में धूप को लेकर। तो कहीं ना कहीं उन्होंने हमें सिखाया है कि हमारे दिल में जुनून हो, और जुनून हो, ऐसा शौक और ज़ौक हो, हम क्या नहीं कर सकते। वही काम आज सुरजीत साहब ने करके दिखाया है। उनकी हिम्मत को मैं सलाम करती हूँ। उन्होंने संपादक का कार्य करके ये साबित कर दिया है कि आज भी हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है। जो हम पहले सिर्फ इस मिजाजी ही हकीकी से हम वाबस्तगी रखते थे गज़लों से, लेकिन आज के वक्त में हर तरीका नया पहलू निकल के गज़ल के ज़रिए सामने आ रहा है। हर बच्चे की ज़बान पर आज की गज़ल हमें पढ़ने को, देखने को मिल रही है। विजय स्वर्णकार जी, आपने गजल के व्याकरण पर बहुत काम किया है। यह व्याकरण अनेक अपवादों से लैस है, बोलने के आधार पर बहर तय की जाती है। आज गजलें इस लीक से थोड़ा हट रही है। जो नए गजलकार हैं बहुत कुछ इसे नहीं मानते हैं। क्या हम उस परंपरा को, उसे तोड़ता हुआ देख रहे हैं? क्या यह सही है और कितना सही है? इस संग्रह के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो आपने बताया है उस तरह के बहुत सारे प्रयोग आपको इसी संकलन में मिल जाएंगे जी। और जहाँ तक बात यह है कि उर्दू के शब्दों का तलफ़ुज़ और उनका वज़न क्या होना चाहिए और कैसे लेना चाहिए, इसके लिए कोई पैमाना तो है नहीं। जो उर्दू के शब्द हिंदी की डिक्शनरी में आ चुके हैं और जिस तरह से लिखे जाते हैं उस तरह से उनका वज़न होना चाहिए।
कोई शुद्धतावादी गज़लकार है और वो चाहता है कि मैं शहर को शहर लिखूं, लहर को लहर लिखूं, 2-1 पर लेता हूं या 1-2 पर लेता हूं, ये मेरी अपनी मर्जी है। अराजकता कब होती है, जिसकी तरफ सुल्तान अहमद ने इशारा किया था दुष्यंत कुमार की आलोचना करते हुए, कि भाई आप एक जगह पर शहर ले रहे हो, 1-2 पर ले रहे हो, दूसरी जगह 2-1 पर ले रहे हो, यह अराजकता नहीं चलेगी। यह बात गज़लकार के विपक्ष में जाती है कि उसके पास दूसरा शब्द नहीं था, जिसका जवाब दुष्यंत कुमार जी ने अपनी भूमिका में दिया था कि मैं बड़ी आसानी से उसमें नगर लिख सकता था। बिल्कुल बेशक सही बात है। उसके 30 वर्ष बाद सुल्तान अहमद स्वयं अपनी ही किताब में शहर को 2-1 पर भी ले रहे हैं और 1-2 पर भी ले रहे हैं। अच्छा। मैंने उनसे पूछा कि ये कैसे? वो कहते हैं कि मुझे उस समय समझ में नहीं आया था वो पहलू। इसका मतलब ये हुआ कि शब्द जो है वो हमारी धरोहर है। शब्द की एकाधिक नागरिकता होती है, एक देश का नागरिक दूसरे जगह का नागरिक हो ना हो, भाषा में शब्द जो है उसकी एकाधिक नागरिकता होती है। आप इधर देखें या उधर देखें, हमारी हिंदी भाषा में, उर्दू भाषा में कम से कम 20 से 25 अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं, और हमारी अन्य भारतीय भाषाओं में भी उर्दू, फारसी, अरबी और बोलियों से जो निकलकर शब्द आते हैं उनका खजाना है। हम उसको कैसे अपनाते हैं ये हम पर निर्भर करता है। एक और शब्द बताता हूँ, स्थिर जी। अब स्थिर का वजन कैसे लिया जाए? इस स्थिर बोल रहे हैं जी। जो बोला जाएगा वो लिखा जाएगा। हिंदी अपने आप को कहती है कि भाई हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं, लेकिन जिस तरह से हिंदी में स्थिर बोला जाता था संस्कृत में, उस तरह से बोलने वाले रह ही नहीं गए हैं। अब ज़बरदस्ती करेंगे उनसे कि आप इस तरह से बोलिए तो बोल ही नहीं पाएंगे। मैंने अपने उस्ताद जी से पूछा कि स्मिथ को किस वजन में लेना है, 2-2 में या 2 में? तो बोला मैं तो लेता ही नहीं। अच्छा। मतलब ये हमने इन शब्दों को छोड़ रखा है इसीलिए कि ये बहुत ही विवादित शब्द हैं, जिनको 2-2 पर लेंगे तो दिक्कत होगी, और सिर्फ 2 पर लेंगे जो कि वास्तव में संस्कृत से निकलने के बाद आता है तो लय नहीं बन पाएगी, उसको बोलने वाले बोल ही नहीं पाएंगे और लय टूटती हुई नजर आएगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें आज भी यह नहीं पता है कि हमें अपने शब्दों का वजन क्या लेना है। क्यों? हर हिंदी गजलकार को पहले उर्दू गजलकार के सामने यह सिद्ध करना होता है कि हम गजलकार हैं जी। फिर उसके बाद वो हिंदी में गजल कहने लगता है। इस गजल संग्रह के परिप्रेक्ष्य में भी जिस तरह से हमारे गजलकारों ने इसमें शब्दों का चयन किया है उस पर अभिभूत हुआ जा सकता है। सबसे बड़ी बात तो आपने कही कि शब्द की एकाधिक नागरिकता होती है, यानी हम छूट ले सकते हैं अपने बोलने के अनुसार। अगला प्रश्न है नरेश जी से, एक समीक्षक के तौर पर इस किताब में जो गजलों का चयन किया गया है वो कितना सही है? क्या आपको लगता है कि नई पीढ़ी को ज्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए थी? जहाँ तक मैंने इस किताब को पढ़ा है 60 शायर इसमें हैं जी। और नई पीढ़ी के शायर मैंने जैसे कहा 25 के आसपास हैं, 25 साल के आसपास यहाँ हैं। अब इससे छोटी उम्र में गजल जैसी विधा को बहुत रेयर होता है, और 30 साल के अपने अनुभव से मैं बता सकता हूँ कि मैं अब भी गजल का विद्यार्थी हूँ। मैं अभी भी गजल को पूरा सीखा नहीं हूँ। इसके जवाब में मैं ये भी जोड़ देना चाहता हूँ, 60 गजलकारों में सिर्फ 11 महिलाएं हैं। अच्छा। जी। हैं, और पहले 30 में देखा जाए तो मुश्किल से 3 या 4 ही मुझे लगता है। बाद की पीढ़ी में महिला गजलकारों का योगदान ज़्यादा रहा है, तो मुझे लगता था कि कुछ और महिला गजलकार जो महत्वपूर्ण गजलकार हैं वो छूट गई हैं। पुरुष गजलकार भी छूट गए हैं। ऐसा नहीं कि 60 गजलकार ही इस समय काम कर रहे हैं, हजारों हर संपादित ये तो एक कृति के साथ ऐसा होगा। तो उस तरह से भी देखते तो कि 11 महिला गजलकार हैं तो मुझे लग रहा है कि वो कम है। जहाँ तक तादाद की बात है, किसी संकलन का अपना एक साइज होता है तो उसमें सारे को तो लेना भी मुश्किल है, पर ये एक चीज मैंने भी देखा है इसमें कि जो नए गजलकार हैं जो स्थापित हो गए हैं उनसे इतर भी संपादक जी ने उनको मौका दिया है जो अभी उभर रहे हैं, जिनके बारे में बहुत कुछ हम नहीं जानते थे। तो ये एक अच्छा प्रयास है, मुझे लगता है सार्थक है। ये दामिनी जी कुछ कहना चाह रही थी। मैं इत्तेफाक रखती हूँ सर से, ये पीढ़ियों में जो बांटा गया है, जैसे कि हम 2 दशक से जैसे काम कर रहे हैं कि हमने जब तक फ्री वर्ड्स में कविताएं नहीं कही थी, हम सीधे सीधे गजल पर कभी नहीं आ सकते। ये कौन तय करेगा कि इसमें जो नई पीढ़ी के शायर हैं, पहले तो उम्र से ले रहे हैं कि लेखन प्रक्रिया से ले रहे हैं आप, उनका जो थॉट है, उनका जो विचार है, वो पहले किस तबके में आया, पहले फ्री वर्ड्स की कविताओं में, क्योंकि सीधा सीधा मैं मानती हूँ अपने अनुभव से सीधे सीधे गजल पर नहीं आया जा सकता। बच्चा पहले घुटनों सरकना सीखेगा, फिर सहारा लेके सपोर्ट लेके सीखेगा, और बिना उस्ताद के और बिना गुरु के ज्ञान के गजल का कहना नामुमकिन भी है। तो क्या
जो 1-2 साल से गजल सीख रहे हैं, क्या वो गजलिये के उरूज से वाकिफ हैं? मैं ये जोड़ना चाह रहा था कि जो मूल प्रश्न है, मुझे लगता है उसकी आत्मा इसमें है कि अधेड़ उम्र के जो गजलकार हैं, उनकी चिंताएं, उनका मंथन, उनका अध्ययन और उनका कहना समाज के प्रति वो अलग होता होगा जी। और जो 30-35 की उम्र में गुजर रहे हैं, जिन्होंने आज की समस्याएं झेली हैं, रोजगार की समस्याएं झेली हैं, शिक्षा की समस्याएं झेली हैं, उनकी चिंताएं कुछ अलग होंगी। जाहिर सी बात है। और वो जो पाठक है वो कौन है? हमारा देश युवा है, युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, बिल्कुल। तो ऑडियंस भी उनमें ज्यादा होगी जी। तो बहुत ही प्राकृतिक बात है कि मतलब हमारे युवा गजलकार उनके साथ ज्यादा कनेक्ट कर पाए। ये जरूरी नहीं है जी। एक 90 वर्ष का आदमी भी जो है युवाओं की बात कह सकता है, लेकिन जो दिल से बात निकलती है वो उसी वर्ग से निकलने वाले व्यक्ति के इसमें निकलती है। और यही हमारा जो चिंतन रहा है कि दलित साहित्य, जब दलित लिखता है तो वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट करके लिखता है। तो जैसे युवा जो है शायर है, वह भी युवाओं की समस्याओं को बहुत जल्दी से पकड़ लेता है या उसकी बारीकियों में जा सकता है, उसकी आत्मा में जा सकता है। दामिनी जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे ही है। आपने एक पाठक के तौर पर इस किताब को देखा है, पढ़ा है, क्या खासियत है इसमें? सबसे पहली बड़ी तो खासियत बात यही है कि सुरजीत मान जलैया ने ये कदम उठाया और हिंदी उर्दू दोनों का जो सामंजस्य स्थापित किया है। सुरजीत साहब ने ये कहीं परहेज नहीं किया है कि मैं इसकी गजल को लूं, इसकी ना लूं, और उन्होंने बड़ी बेबाकी से सबकी गजलों को इसमें रखा। ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, मुआशरे के लिए ये बहुत कामयाब साबित होगी आने वाले वक्त में। और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को ये मिलेगा कि जब भी हम कभी चलें तो अकेले ना चलकर हम एक साहित्य के लिए, एक जहाँ आज साहित्य में 2 वर्गों में, 2 खंडों में बंटता हुआ दिखाई दे रहा है, उसे ना बंटने दें। बिल्कुल। भाषाओं के नाम पर। और इस संग्रह में जितनी भी गजलें हैं जी, उसमें जो नया स्वर है, नई सोच है, नई चिंतन है, तब गजल के इतिहास का विद्यार्थी जब इस समय को आंकेगा तो इन गजलों की तरफ जाएगा। और उसमें फर्क क्या दिखेगा आपको कि एक समय जंगल काटकर खेत बनाना आवश्यक था, जी, तो पेड़ों की कटाई होनी जरूरी है, वो एक सामाजिक कार्य है, वो हमारा दायित्व है। और आज पेड़ काटना क्या है? जुर्म। उसी तरह से गजल में कोई प्रतीक पहले किस चीज का था? पिता का आदर करिए, ये पहले सिखाया जाता था। अब पिताओं को सिखाया जाता कि बच्चों का आदर करिए, जी, महिलाओं का आदर करिए। उनके दायित्वों में फर्क आ गया है। वो फर्क आपको इन गजलों में दिखेगा। जब क्रांतियां हो जाती हैं तो उसके बाद शांति भी एक बहुत बहुमूल्य चीज हो जाती है। अभिव्यक्ति अपने पहलू कैसे बदलती है और प्रतीक कैसे बदलते हैं। पहले आंख किस चीज का प्रतीक था? कमल का, संस्कृत में। उसके बाद महबूब की आंख, वो तरह तरह की हो सकती थी, झील भी हो सकती थी, ये भी हो सकती थी। अब आंख एक जीवन दृष्टि है। इस संग्रह में आप आंख के प्रतीक पर अगर कभी पढ़ेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि आंख जो है वो चिंतन का प्रतीक हो गई है। तो इस तरह से जो बदलाव आते हैं, जो प्रतीकों में जो बदलाव आया है, उसका भी आपको यहाँ पर एक पहलू उभर के आएगा, उसकी झलक मिलेगी। और जो वास्तव में पाठक होता है, जो वास्तव में, जिसको मैं वास्तव में पाठक बोलता हूँ, वो कई बार जो है गजलकार से ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। वो समझता है कि मुझे इसमें से क्या ग्रहण करना है। बहुत सारी हमारी कविताएं हैं जिनमें व्याकरणीय बहुत सारी गलतियां हैं, लेकिन वो हमारे दिल में बसी हुई हैं, तो हम व्याकरण को उस समय भूल जाते हैं। तो उसी तरह की बहुत सारी बातें आप इस गजल संग्रह में देखेंगे और यह एक ऐतिहासिक दस्तावेज साबित होगा आने वाले समय के लिए। देखिए, सहमत होते हुए कह रहा हूँ कि हमें रिजिडनेस से बचना चाहिए। बहर में बिल्कुल भी ये नहीं होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। लचीलापन साहित्य में अगर लचीलापन नहीं होता तो आज कबीर को हम महाकवि के रूप में नहीं देखते। हम उसी में कहते रहते हैं कि इन्हें तो दोहा लिखना ही नहीं आता, इन्हें तो मात्राओं का ज्ञान नहीं है। ये कोई बात नहीं होती। जो कहन है वो फोर्सफुल है अगर, तो आप उसको आगे जाने से रोक नहीं पाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि कुछ भी परफेक्ट नहीं है। ये जो पूरी सृष्टि है वो भी अपने हिसाब से चल रही है। हम साहित्यकार की दृष्टि से जाने जाते हैं तो हम एक आलोचना का अधिकार रखते हैं, बाकी अगर कुछ नहीं। पाठक तय करता है हमारा कि वो कितना मजा लेकर पढ़ रहा है, वो उसका कितना आनंदित हो रहा है, उसकी विचारधारा से प्रभावित हो रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता व्याकरण से। 5-10% इधर उधर हो भी गया तो सहूलियत, कवि को तो सहूलियत मिलनी ही चाहिए। इसी क्रम में मैं ये जोड़ना चाहता हूँ, हिंदी गजल का प्रस्थान बिंदु क्या है उर्दू गजल से, जिसको आज के जो महत्वपूर्ण रचनाकार हैं उन्हें कहीं न कहीं एक बैठ के ये बात को तय करना है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं और कहाँ तक नहीं जा सकते हैं। मतलब कहने का मतलब एक नया काव्य शास्त्र हो गजल का
हिंदी के हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैंने वजन कहा के कि हिसाब स्मिथ से। को कि मुझे लेना है या नहीं लेना है, या मैं छोड़ता रहूंगा और हो सकता है कि स्मिथ में मेरा बहुत अच्छा कोई शेर जो है वो जाया हो जाएगा। हैं उसी तरह से हिंदी में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। मैं हरि से आपको उदाहरण देता हूँ। हर, हरि और हरि, एक ग्रीन कलर हरि विष्णुदेव और हर। अब हर और हरि जो विष्णु है उन दोनों का वजन जो है हम एक ही बार में लेंगे, एक गुरु पे लेते हैं। हरि 1 2। कई बार हमें सुनने को मिलता है कि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, जब संगीत के साथ जुड़ता है तो हरि हरि हो जाता है। तो बोलचाल की बात में हमें तय करना पड़ेगा कहीं ना कहीं कि हम किधर जा रहे हैं। उसी तरह से परिचित में है। अब परिचित 2 गुरु के बराबर लिया जा रहा है। बोलने में कैसा लगता है? परिचित। परिचित तो नहीं है, परिचित। र जो है साकिन तो नहीं है, परिचित तो नहीं है, परिचित है। परिचित। तो वो जो री है उसे कैसे उच्चारित किया जाए? संस्कृत के हिसाब से आप उच्चारित नहीं कर सकते, हम हिंदी खड़ी बोली के हिसाब से बोलते कर हैं। सकते हैं, वही है ना, जबान पे आ तो जाए। खड़ी बोली उर्दू से प्रभावित है और हिंदी से भी प्रभावित है। और ये झगड़ा जो हिंदी और उर्दू के बीच में है उसका मुख्य कारण ये है कि सहायक क्रियाएं साझा हैं। ये मराठी और कन्नड़ में नहीं होता ये झगड़ा। जी। ये झगड़ा ही इसलिए है कि हमारी जो सहायक क्रियाएं हैं वो एक सरीकी हैं और शब्द भी बहुत साझे हैं। जी। तो कभी हम उर्दू की तरफ चले जाते हैं, कभी हम हिंदी की तरफ चले जाते हैं, कभी हम संस्कृत की तरफ चले जाते अपनी हैं सहूलियत के हिसाब से। सहूलियत के हिसाब से। जाहिर सी बात है, कोई शय कोई भी चीज मुकम्मल नहीं है दुनिया में। तो एक समीक्षक के रूप में विजय जी आपसे ये प्रश्न है, कुछ कमियों की तरफ भी आप इंगित करें जो इस संग्रह में देखने को मिल रही है। जब भी इस तरह का कोई साझा संकलन आता है तो गजलकारों को चाहिए कि वो फौरी तौर पर लिखी हुई गजलें ना भेजें। आखिरकार आप एक ऐतिहासिक दस्तावेज तैयार कर रहे हैं चुनिंदा गजलों को। ताकि वो आपका प्रतिनिधित्व कर सकें, जी। अपने समय का भी समय प्रतिनिधित्व का, कर सकें। समाज का। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे रचनाकारों ने अपनी वो गजलें भेजी हैं जो उनकी प्रतिनिधि गजलें नहीं हैं। अहं। दूसरा यह है, कुछ रचनाकारों ने अधपकी गजलें भी भेज दी हैं। कई बार यह नहीं पता होता कि कितना महत्वपूर्ण संकलन आने वाला है। ये लापरवाही उस कारण से भी हो सकती है। जबकि उन्होंने साफ कहा था कि चुनिंदा गजलें भेजें। चुनिंदा बिल्कुल। का मतलब ही होता है कि बिल्कुल, जो बिल्कुल, बिल्कुल, अलग हो, बिल्कुल। और मैंने कहा था कि महिला गजलकारों का और भी इंक्लूड किया जा सकता हाँ था। शुमार होना चाहिए जी, था, जी। क्योंकि आज बहुत ही महत्वपूर्ण गजलकाराएं जो है वो लिख रही हैं और उनकी वाणी है वो परंपरा की वाणी है ही नहीं। ये तो पहली बार आवाजें सुन रहे हैं हम लोग जी जी। कि उनके मन में क्या है। अभी तक तो हम उन्हें सुना ही रहे थे। सही बात। तो अगर हमारे समय की गजलकाराएं जो हैं वो किस तरह से लिखती हैं, अगर हम ये नहीं जानेंगे, 50% जो है हमारी चेतनाएं जो हैं वो शून्य पड़ी हुई हैं फिल्मों विजय में। जी की बात से मैं सहमत हूँ। बिल्कुल। मैंने एक अभी किताब पिछले साल निकाली थी, गजल नवरूपा। बिल्कुल। उसमें 9 शायरा मैंने लिए और बेहतरीन शायरा हैं वो 9, और उनमें से 9 में से एक भी नहीं है इसमें। तो ये भी एक इस मतलब कमी कहे जाएंगे कि जिनको मैं समझता हूँ ये शायराएं सामने आनी चाहिए। हाँ। और एक बात से मैं भी यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ, इस किताब के अंदर जो मारूफ शायर हैं, जो मशहूर शायर हैं, जब उनके साथ शायद थोड़ा शामिल करने में परहेज रखना चाहिए। ये तो है। आप अगर इस बात से ना भी इत्तेफाक हम इन्हें कमियां नहीं बोले, हम इन्हें गुंजाइशें बोले। गुंजाइश हो सकती है। यहाँ असल में बदलता रूप भी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों में जाए। खंडों में भी तो हम कर सकते थे कि इस पैराग्राफ में एक मारूफ शायर जो हैं हमारे, जो माने जाते हैं, अब उनको बीच बीच में लेना, फिर एक नए पीढ़ी को लेना, फिर एक बीच में ये लेना, तो कहीं ना कहीं मैं जानती कि उनकी शख्सियत जो है वो इसके लिए कि एक हमने क्रम तो इन्होंने उम्र के हिसाब से रखा है हिसाब से कि जो बड़ा है शायर और जो छोटा है सबसे वरिष्ठ है लास्ट में उनसे शुरू करके वो फिर है। ऐसे। वो तो आगे पीछे हो सकता है। हाँ, लेकिन बचना चाहिए कि अगर आप जैसे नाम तो मैं लूंगी, भूमिका लिख रहे हैं तो भूमिका लिखने वाले की भी गजलें इसमें शामिल हैं, तो कम से कम इससे बचना चाहिए, जो कि एक पुरानी परंपरा रही है। हाँ ठीक है, अगर नई परंपरा इजाद करनी है तो वो ये है ना पहला गजल कदम का है, पहला गजल का कदम है, दौर ऐसा पहला चल कदम रहा है कि सारी सराहनीय होता परंपरा है। गजल का वो दौर चल रहा है जिसमें सारी परंपराएं टूट रही हैं। नहीं, टूट तो नहीं रही है। एक इसको नए जाविये से भी तो देखो ना कि ये एक पहला कदम है, इसको सराहना चाहिए हमें। बिल्कुल, अब बिल्कुल। ये मैंने तो वही जरूर कहा कि- मानना चाहिए कि एक खुले दिल से हमें इस किताब को स्वीकार भी करें और आने वाली पीढ़ी को हौसला अफजाई करें, तो इसमें हम ही को फायदा है कि देखिए चांद पे भी अगर दाग ना हो तो चांद की सुंदरता ही क्या है, तो कुछ ना कुछ कमी तो रहनी भी चाहिए। ताकि पुनः किताब निकालने की पृष्ठभूमि बन सके। पर जी बिल्कुल बिल्कुल। इसी किताब में जनाब रहमान हाशमी साहब का एक शेर है, कितने दिन से जमीन प्यासी है, कोई लंबा सफर गया पानी,
आ गई सामने वो जब मेरे बन पसीना उतर गया पानी। नरेश जी, आपसे पूछना चाहती हूँ, बड़ी सहजता से शायर ने यह बात कह दी है, हिंदी गजल सहजता के लिए जानी जाती है, पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि सहजता के कारण शेरियत चली जा रही है? सहजता की परिभाषा भी क्या है, इस पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। सहजता सरलता नहीं है जो इजीली कन्वे हो जाए, और जहाँ ऐसा पैच वर्क ना लगे कि दिल की बात है, गजल कहन की विधा है तो कही है। जैसे कहने में, बात करने में सहज होते हैं, वैसे ही गजल में भी सहजता होनी चाहिए, मेहनत और सहजता में भी शेरियत हो, पीछे अनुभव। कविता का या शायरी का सरोकार क्या है? वो अभिव्यक्ति है, और वो लेखक से या शायर से पाठक तक जानी चाहिए, और दिल से दिल तक जानी चाहिए। खग समझें खग ही की भाषा, बोली बात। तो जब दिल से कहोगे तो दिल समझेगा, जब दिल से नहीं कहोगे तो वो सहज भी नहीं होगी और दिल समझेगा भी नहीं। इस क्रम में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बड़े शायर होते हैं, और मैंने फिराक साहब को भी ये कहते सुना है कि आसान जबान में लिखना बहुत कठिन है। जब आसान शब्द होते हैं तो उनसे वो अर्थ निकाल के लेके आना जो कठिन शब्दों के हैं। इसका मतलब यह है कि आसान शब्द के ऊपर आप एक नया बोझ डाल रहे हैं। वो बोझ अगर गजलकार खुद सहन करने की योग्यता रखता है तब अपने उस शब्द के ऊपर धारण करवाएगा, ले आएगा उस अर्थ को लिख रहा है, लेकिन उसका भी तो खुद का अंदाज़े बयां होना चाहिए कि वो किस तरीके से बयां करेगा। दाग साहब जो हैं वो सहले मुमतना के शायर माने जाते हैं। गालिब से पूछा गया कि ये दाग साहब तो इतना आसान जबान में लिखते हैं, तू नहीं और सही और सही और सही। उन्होंने बोला कि मीर के बाद अगर उर्दू को कोई नई रवानी दे रहा है तो दाग है, और मैं दाग से बहुत प्रभावित हूँ और अपने अशार की जो है वो तरमीम कर रहा हूँ कि वो आसान हो जाए। आप जो 2-4 अच्छे आसान जबान वाले गालिब के जो शेर सुनते हैं, दाग साहब को धन्यवाद दीजिए। सही बात। बहुत मेहनत की और तगज़ुल की जहाँ तक बात है, सबसे बड़ी बात यही कि गजल लिखी क्यों जा रही है। आपका मिजाज अगर तगज़ुल के हिसाब से नहीं है तो फिर आपको गजल नहीं लिखना चाहिए, आपको गीत लिखना चाहिए, आपको कोई और विधा में लिखना चाहिए। बिल्कुल, आपने गजल जो है वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है जिसमें तगज़ुल जो है उसको जो नहीं समझा वो कुछ भी नहीं समझ पाएगा। जैसे कि उड़ान करने वाला उड़ान कैसे करता है परों से, अगर उसको नहीं पता तो पंछी नहीं है, उसको उड़ान करना जरूरी है। और उड़ान करने का मतलब क्या है कि व्यंजना कैसे निकल के आएगी। शब्द शक्ति में जो व्यंजना का अर्थ निकलता है वही तगज़ुल है। यहाँ प्रतीक जो है, जो कहा जा रहा है वो तो कहा ही जा रहा है, उसका भौतिक स्वरूप है कि नदी में लहरें उठ रही हैं। तो नदी में लहरें उठ सकती हैं इसका मतलब। और हम ये कहें कि आसमान में लहरें उठ रही हैं तो हमने देखा नहीं वो किस तरह की होंगी। बादलों की घटाएं लहरा रही हैं, सही बात है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि गजलकार पहले वो बात कहता है जो फिजिकली नजर आती है, और नदी में लहरें फिर वो कहेगा कि वो बेसिकली नदी नहीं है, वो नदी मेरा प्रतीक है, वो मन की लहरें हैं। तो छुपा हुआ अर्थ हमारा जो है वो ध्येय है, और जो बोला हुआ शब्द है या बोला हुआ अर्थ है, सीधे सीधे अर्थ निकल रहा है, वो हमारी कविता है। कविता और गजल में यही अंतर है कि कविता से भी आप अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन गजल के शेर से तो दूसरा अर्थ निकलना ही चाहिए। या अर्थ नहीं निकल रहा हो तो उसकी प्रासंगिकता 2 जगह होना चाहिए कम से कम। इस जगह भी प्रासंगिक है, उस जगह भी प्रासंगिक है। उसकी उम्र इसलिए लंबी होती है। क्या बात है। जैसे कविता जो है ना, मैं समझता हूँ कि एक संक्षिप्तता और संश्लिष्टता, ये दोनों उसके गुण हैं। और संक्षिप्तता में तो है ही, 2 लाइनों में तुम्हें बात कहनी है। तो ऐसे एक शेर है, 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहाँ होता है। जब आपने कहा कहाँ होता है, 4 कहाँ होता तो है, आप मानते हैं, तो आप शायरी कर रहे हैं, आप उसमें गजलियत है, वो लेके आ गए, है ना। आप अगर कहेंगे 2 और 2 4 होते हैं तो वो तो खत्म ही हो गया ना, वो तो सपाट बयानी हो गई। वो तो सबको पता है। तो वो वाली बात है कि सरलता सहजता में भी वो बात कह जाए कि एकदम आपको चकित कर दे। दामिनी जी, एक और आपको शेर सुनाती हूँ, रमेश कमल जी की है। किसी राहबर ने सच ही कहा है, जमाना यहाँ कब किसी का रहा है। कुछ जग जाहिर जो सबक होते हैं उन्हें अब हम शेर में ला रहे हैं। मुहावरों का प्रयोग होने लगा है खुलकर।
तो गजल के कथन में इससे नवीनता आ रही है या बासीपन? लेखन की एक यही ताजगी रही है कि जब भी लेखन की प्रक्रिया से होकर कोई गुजरता है उसमें ताजगी ही रहती है, एक तवानाई महसूस होती है। बासीपन तो हम साहित्य में कभी महसूस कर ही नहीं सकते। और रही शेर के माध्यम से बात कह देना, तो वजन में पूरा कर देना, ये एक गजलकार की निशानी नहीं है, वो एक रिदम भी होनी चाहिए, चाहे वो तहत में हो चाहे वो तरंग में हो। गजल का शेर अपने आप में एक परिभाषा मांगता है कि मुझे मुकम्मल बोल के करेगा कि तहत में करेगा कि रिदम में करेगा। तो शेर तो अपने आप को पूरी तवज्जो चाहता है कि मुझे अहमियत के साथ पढ़ा जाए, ना कि सरिश्ता के बिल्कुल। साथ। और विजय जी आप तक पहुंचती हो, विज्ञान व्रत जी का एक शेर है, पहले खुद तो समझे वो आए हैं जो समझाने, पहले खुद तो समझे वो आए हैं जो समझाने, और वो था मेरे भीतर ही छान फिरा मैं तह खाने, छान फिरा मैं तह खाने। तो ये अशार हैं विज्ञान व्रत जी के, इसमें रदीफ नहीं है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या गजल में बिना रदीफ के भी वही सौंदर्य रहता है जो रदीफ और काफिये के मेल के साथ रहता है? देखिए, जो हमें कहना है उसमें रदीफ हमारा साथ देगी या नहीं देगी। अगर साथ दे जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर हमारे काफिये इस तरह के हैं कि जिसमें रदीफ साथ नहीं दे पाएगी, अच्छा। और मुझे एक पूरी मुकम्मल गज़ल कहना है। शेर कहना बहुत आसान होता है, जी गज़ल कहना बहुत कठिन है। जी। हिंदी गज़ल की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसके पास बहुत सारी गज़लें नहीं हैं, उसके पास शेर तो बहुत सारे हैं। क्या बात है। जी उसके पास बहुत सारे शेर हैं। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि रदीफ सबसे बड़ा सौंदर्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपके पास काफिये तो बहुत ही सीमित हैं, जी 10, 15, 20, 25 तरीके के काफिये हैं। वह रदीफ ही है जो विविधता लेके आती है। प्यार हो जाएगा, प्यार कर लें, प्यार तू भी कर ले, प्यार मैं भी कर लूं, प्यार काफिया है और रदीफ कितने हो गए। ऐसे में 1000 आपको रदीफ दे सकता हूँ, और आपकी हर गज़ल में अगर आपने उसको ठीक से निभाया तो आपका अलग शेर निकल के आएगा। अच्छा, यही जादू है। अब रदीफ नहीं है। रदीफ कहाँ पे नहीं होगी? जहाँ पर काफिये तंग होंगे, जहाँ बात कहना बहुत मुश्किल हो रही होगी रदीफ के साथ में। तो बिना रदीफ की गज़लें जो हैं वो 1%, 2% ही होती हैं, ज़्यादा नहीं ज़्यादा होती। है भी नहीं। गज़लकार पसंद भी नहीं करते, क्योंकि गायकी में तो कहीं भी इसका वो नहीं, उसकी कलाकारी नज़र नहीं आएगी। और कलाकार चाहता है कि इसका वो मतलब शब्दों के तंग साथ दिल है, कलाकारी कहीं ना करे। कहीं उसने तंग दिली से काम यही किया है कहूँगा। उसने बड़ी। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि इस किताब में से कोई भी गज़ल, एक मतला 2 शेर पढ़ दें तो श्रोताओं तक भी बात जाएगी कि आखिर क्या खजाना है इसमें। तो मैं सबसे पहले नरेश जी से ही गुजारिश करूंगी कि आप इसमें से कोई गज़ल। मैं कुछ शायरों के एक एक शेर पढ़ देता हूँ। जी बिल्कुल, स्वागत। अनुरुद्ध सिन्हा जी इसमें वरिष्ठ शायर हैं। उनका एक शेर है, वो जाहिल था, वो जाहिल है, वो जाहिल ही रहेगा। वो जाहिल था, वो जाहिल है, वो जाहिल ही रहेगा। किताबों के वो बस पन्ने पलटता जा रहा है। मतलब एक बनावटीपन, दिखावटीपन समाज में उसको इंगित करता हुआ शेर है कि आप पढ़ नहीं रहे, पढ़ने का बहाना कर रहे हैं। जी और एक विजय स्वर्णकार जी का ही शेर एक कोट करना चाहूंगा जी। कि हिल गए क्यों आई नो, हिल गए क्यों आई नो, मेकअप उतारा है अभी, हाल क्या होगा कि जब चेहरे उतारे जाएंगे। हाल क्या होगा कि जब चेहरे उतारे जाएंगे। और गरिमा सक्सेना एक उसमें युवा शायर है। तेवर देखिए, आज की महिला का तेवर है। क्या कह रही हैं वो? मैं क्या हूँ, ऐसी बातें तू मुझ पे ही छोड़ दे। मैं क्या हूँ, ऐसी बातें तू मुझ पे ही छोड़ दे। तू क्या है, अपने आप से पहले सवाल कर। बहुत बढ़िया, तू क्या है, बहुत अच्छा। अपने आप से पहले सवाल कर। और राहुल शिवाय जी युवा शायर हैं, इनका शेर है कि वो दिन की सारी थकन उस पे टांग देता है। वो दिन की सारी थकन उस पे टांग देता है, मगर वो कुछ नहीं कहती, मगर वो कुछ नहीं कहती है अलगनी की तरह। वाह। ये अविनाश भारती का शेर है, जो कि इस किताब का ही हाँ, कि कहता है दस्तूर गजल का, जबकि गजल का नाम है दस्तूर गजल का कहता है। तो कहता है दस्तूर गजल का,
सच को सच ही कहना होगा। सच को सच। तो सच को सच ही कहना होगा, बहुत बड़ी बात है। और छोटी बहर में इतनी बड़ी बात को अगर शायर कह देता है तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लगा। और अब मैं दामिनी जी से अनुरोध करती हूँ कि आप अपनी पसंदीदा कोई गजल, कोई शेर इसमें से बिल्कुल सुनाएं। शुक्रिया कि कृष्ण कुमार बेदिल साहब के मैं एक मतलब दो शेर से बस आप मुलाहिजा फरमाए कि दिल में पोशीदा ख्यालात का पैकर होना, दिल में पोशीदा ख्यालात का पैकर होना, भूली बिसरी सी वही बात मुकर्रर होना, और मैं तो चलता ही रहा जानिबे मंजिल ता उम्र, मैंने दरियाओं से सीखा है समंदर होना। क्या बात है। और जिसकी वजह से आज जिस विषय पे हम काम कर रहे हैं, एक मिसरे में गुजर जाती हैं रातें कितनी जी, एक मिसरे में गुजर जाती हैं रातें कितनी, इतना आसान नहीं दुनिया में सुखनवर होना। क्या बात। विजय जी से अनुरोध है। बड़ा कठिन होता है कि 60 रचनाकारों के मध्य से चुनकर आप कुछ सुनाएं। जी। ये राहुल शिवाजी का एक शेर देखिए। मैं रोटियों की कड़ी धूप झेल आता हूँ, वो घर में मुझसे छिटकती है चांदनी की तरह। क्या बात। एक माधुरी स्वर्णकार का एक शेर सुनिए। न जाने कौन सा है कर्ज इस समंदर का, कौन सा है कर्ज इस समंदर का, नदी के पास जो भी है समेट लाई है। अच्छा, क्या बात है, बहुत सुंदर। अजय अज्ञात जी का एक शेर सुनिए। दस्तानों से हाथ मिलाकर क्या हासिल, झूठा है ये याराना बेईमानी है, झूठा है ये याराना बेईमानी है। प्रतिदान में एक शेर आप नरेश सांडिल सर का सुन लीजिए मुझसे। अरे वाह, तो वाकई अच्छा शेर है सर। अगर हाँ ही नहीं है उसकी हाँ तो, अगर हाँ ही नहीं है उसकी हाँ तो नहीं में क्या छिपा है राम जाने। क्या बात। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत उम्दा। प्रेम किरण जी का एक शेर ये है। हम तो आराम से पत्थर पे भी सो जाते हैं, गोलियां नींद की खाता है बिछोने वाला। ऐसे अनेक शेर हैं। बहुत अच्छा। मैं सत्येंद्र गोविंद जी के इस मिसरे से आज की ये जो चर्चा है, परिचर्चा है, इसको समापन करूंगी। कभी रोना ना रोना बेबसी का, कभी रोना ना रोना बेबसी का, मजा लो यार तुम इस जिंदगी का, खुदी को छोड़कर यूं गिड़गिड़ाना ये लक्षण है तुम्हारी बुज़दिली का, सहारा झूठ का लेता नहीं है, अरे वो आदमी है किस सदी का। बहुत बढ़िया, सदी का कमाल। इसके साथ ही मैं एक बार आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छी चर्चा की, और हमारे श्रोतागण जब इसे सुनेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें से कुछ सीख भी मिलेगी और लिखने का, कहने का एक तरीका भी मिलेगा। एक बार पुनः हमारे तीनों अतिथियों का हार्दिक आभार, धन्यवाद। दस्तूर गजल का कहता है, पाठक को शिकायत लेखक से क्रम में अभी आप इस गजल संग्रह पर समीक्षात्मक चर्चा सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे वरिष्ठ गजलकार और समीक्षक श्री नरेश शांडिल्य, वरिष्ठ गजलकार और आलोचक श्री विजय स्वर्णकार और युवा शायर और प्राध्यापक डॉक्टर कृष्ण शर्मा दामिनी। परिचर्चा का संचालन कर रही थी वरिष्ठ लेखिका और गजलकार डॉक्टर कविता विकास। इसी के साथ साहित्यिकी का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता मधुलिका श्रीवास्तव।